हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चेतना स्टडी पॉइंट। आज हम साइंस का क्लास 8 चैप्टर 1 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इसका नाम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम नेक्स्ट इसकी एक्टिविटी देखेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखेंगे विच इज़ इरिगेशन। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ इरिगेशन? ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं ना, उनको पानी की ज़रूरत होती है। किस चीज़ के लिए? जीने के लिए, जीवन जीने के लिए। ठीक है। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ अ प्लांट। जो पानी होता है वो प्रॉपर ग्रोथ, एक अच्छी ग्रोथ और एक अच्छी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, फिर चाहे वो फ्लावर्स हों, फ्रूट्स हों या बीज हों प्लांट्स के। ठीक है। इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। प्लांट रूट्स के द्वारा ये इसका एब्जॉर्बमेंट होता है। जो रूट्स होते हैं ना, वो सॉइल का जो भी पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के उसको प्रोवाइड करते हैं। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. पानी के साथ साथ मिनरल्स और कुछ फर्टिलाइजर्स भी होते हैं वो जो अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स में कितना परसेंट वाटर होता है? अप्रॉक्स 90% वाटर होता है, विच इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। पानी क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जो सीड्स जर्मिनेट जब करते हैं ना, वो जब उनमें से सैपलिंग्स निकलते हैं, जब उनका जर्मिनेशन होता है, तो उन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो ड्राई कंडीशंस में बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। दे नीड वाटर। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू। जो भी न्यूट्रिएंट्स पानी में डिजॉल्व रहते हैं वो कहाँ, जितना भी प्लांट का ईच एंड एवरी जो पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के, वहाँ पे वो उसको सप्लाई करते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप बोथ फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। जो पानी होता है ना, वो जो फसलें होती हैं उनको फ्रॉस्ट जो जम जाती है उनके ऊपर, वो या फिर जो तेज़ हवाओं के जो करंट्स होते हैं ना, उससे भी उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. मॉइस्चर बनाए रखने के लिए सॉइल का, ठीक है, कि अच्छी फसलें होगी, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि जो फील्ड्स हैं उनकी सिंचाई अच्छे से हो, मतलब उनमें रेगुलरली वाटरिंग हो। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप मीन्स टाइम टाइम से जो सॉइल्स होती है ना उनको इरिगेट किया जाता है। क्यों? ताकि जो क्रॉप्स हैं उसको पानी अच्छे से भरपूर मात्रा में मिल सके, उनकी हेल्दी so that healthy जो plants हों। ठीक है। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. ये जो irrigation का जो टाइमिंग होता है या जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरी करती है। मतलब क्रॉप टू क्रॉप में किसी को ज़्यादा की ज़रूरत होती है पानी की, किसी को कम। किसी सीज़न में पानी कम देना पड़ता है, जैसे रेनी सीजन है तो ज़्यादा पानी सिंचाई करने की ज़रूरत है ही नहीं, ऑटोमेटिकली सिंचाई होती रहती है ऊपर से। ठीक है ना। और उसके बाद सॉइल टू सॉइल, कुछ सॉइल जो होती है काफ़ी ड्राई रहती हैं, उसके अंदर इतना अच्छा वाटर लेवल नहीं होता है, जो भी रहता है, तो सॉइल टू सॉइल भी डिफर करता है और सीजन टू सीजन भी वेरी करता है। ठीक है। समर्स में फ्रिक्वेंसी जो होती है वाटरिंग की या इरिगेशन की वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि it could be decreased rate of evaporation of water from the soil and leaves. गर्मी में क्या होता है, इतनी तेज धूप होती है ना कि जो धरती का पानी होता है वो तो सब सूरज भगवान जी सब सोख लेते हैं, पूरा एवेपोरेट हो जाता है, तो सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि जो ड्राई हो जाती हैं सॉइल्स। ठीक है। उसके बाद नाउ व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से इरिगेशन होता है? वेल्स के थ्रू होता है, ट्यूबवेल्स के थ्रू होता है, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल। Now we'll talk about the different methods. What are the traditional methods of irrigation? सिंचाई के कौन कौन से methods होते हैं? पहला, the water available in wells means कुएं से पानी, lakes, canal से। ठीक है। It's lifted up by different methods in different region for taking it to the fields. ओके। कैटल और ह्यूमन लेबर यूज़ किए जाते हैं इस तरह के मेथड के लिए कि भाई यहाँ से पानी लिया है और खेतों में डाला जा रहा है। ये बहुत ही चीपर और बहुत ही लेस एफिशिएंट मेथड है। और कौन से मेथड है? मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप। ये चेन पंप है, इसके ऐसे मतलब कुछ पंप जैसा बनाया जाता है, यहाँ पे बाल्टी लगी हुई है, पानी आ रहा है और ये जा रहा है खेतों में। ठीक है। ये ढेकली है और ये राहत है। ढेकली ऐसी होती है। ठीक है।
ये राहत है, लेवर सिस्टम। यहाँ पे बेचारा बैल है, उसके कंधे पे एक रॉड लगा देते हैं, वो गोल गोल घूमता रहता है, वहाँ से जो पानी उसमें से निकलता है वो जाता रहता है। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। यूजुअली पम्प्स यूज किए जाते हैं पानी को लिफ्ट करने के लिए, सिंचाई के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पम्प्स। ओके, व्हाट आर द मॉडर्न मैथड्स? वो ट्रेडिशनल मैथड्स हो गए जो पहले किए जाते, अब मॉडर्न मैथड्स आ गए हैं। ठीक है, they help us to use water economically. The main method used are as follows. First one is a sprinkler system. The system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. Sprinkler system सबसे ज़्यादा वहाँ पे यूज़फुल होता है जहाँ पे uneven land होती है और पानी sufficient नहीं होता है। ठीक है, the perpendicular pipes having rotating nozzles on top. ये perpendicular pipes होती हैं और ये ऐसा rotating nozzle होता है, ये दिख रही हैं, फील्ड में लगाई गई हैं, ये यूज़ की जाती हैं। और ये जो सारी पाइप्स होती हैं ये आपकी मेन पाइप में जॉइंट रहती हैं। ठीक, or regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for sandy oil. ठीक है, ये इस तरीके का मेथड होता है। ये मेन पाइप है आपकी, यहाँ पे ये मोटर चल रही है, मोटर से पानी आता है, ये पाइप्स के थ्रू इन पर्टिकुलर क्रॉप्स में ऐसे एक प्रॉपर इंस्टेंस ऐसे पाइप लगाई जाती हैं और इस तरीके से पानी गिरता है जैसे बारिश हो रही हो। ठीक है, इससे क्या, और ये जो होता है सैंडी सॉइल में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया स्प्रिंकलर सिस्टम। सेकेंड इज ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स। वो था स्प्रिंकलर, जैसे लग रहा है कि बौछारें गिर रही हैं। ड्रिप में क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। कहाँ पे गिरता है, उनकी रूट्स में। ठीक है, ये देखो ऐसे पानी जा रहा है, ये रूट्स में जा रहा है प्लांट्स की, इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ अ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। फ्रूट प्लांट्स हैं, गार्डन्स हैं, ट्रीज हैं, तो उसके लिए ज़्यादातर ये टेक्निक यूज़ की जाती है। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इट इज़ अ boon in regions where availability of water is very poor. Now, ड्रिप बाय ड्रिप सिस्टम है, जो ये रूट्स होते हैं स्पेशली आपके फ्रूट प्लांट्स में या गार्डन्स हैं या ट्रीज हैं, वहाँ पे उनकी जड़ों में पानी डाला जाता है। ये जो ये मेन पाइप है, यहाँ से ये पानी जा रहा है इनसे। ठीक है, इससे क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है, पानी वेस्ट नहीं हो रहा है। स्पेशली इस तरह की टेक्निक वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पे पानी बहुत कम है। ये हो गया ड्रिप सिस्टम। नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं, आपने देखा सुना भी होगा आपके घर के बड़ों से किसी से भी कि कुछ अनडिजायरेबल ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, फसलों के ऊपर या पौधों के ऊपर, उन्हें क्या कहते हैं, वो जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं ना, जो खुद ब खुद आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं वीड्स। इन वीड्स के रिमूवल को क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। ये बहुत ही नेसेसरी है, बिकॉज अगर आप इनको नहीं हटाओगे वीड को, तो वो आपकी जो क्रॉप प्लांट्स है उसको कब पूरा डिस्ट्रॉय भी कर देती है। क्यों कर देती है, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrient, space and light। हर चीज़ के लिए compete करेगी वो crop plants से, thus वो क्रॉप की ग्रोथ को इफेक्ट कर देती है। ठीक है, इसलिए वीड्स को हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करती हैं, और अगर ये हार्वेस्ट हो गई अलग दूसरी क्रॉप्स के साथ तो क्या होगा, दे लीड्स पॉइजनस, दे बिकम पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, farmers adopt many ways to remove weeds and control their groups। farmers जो होते हैं ना, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं इन weeds को stop करने के लिए, उन पर कंट्रोल करने के लिए। tilling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि सोइंग ऑफ क्रॉप्स के पहले टिलिंग की जाती है। इससे क्या होता है कि जो भी अपरूटिंग होती है, जो भी जड़ें वगैरह आ जाती हैं अननेसेसरली, या वीड्स होते हैं, वो मर जाते हैं। विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। जो कि अगर मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सूख जाएंगे और सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। जो सबसे अच्छा टाइम माना गया है कि आप वीड्स को रिमूव करते हो, कब का होता है, जब जो प्लांट होता है उसकी फ्लावरिंग होने के पहले। ठीक है, द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। जो मैनुअल रिमूवल क्या होता है, जो भी वीड्स आ गई हैं उसको आप ऐसे कट कर दो। ठीक है, टाइम से टाइम, ये आपकी खुरपी के द्वारा की जाती है। खुरपी एक टूल होता है, उसके द्वारा।
या फिर सीड ड्रिल भी यूज़ किया जाता है टू अपरूट वीड्स को हटाने के लिए सीड ड्रिलिंग भी की जाती है, सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। एक और मेथड होता है केमिकली, आप उसमें स्प्रे करो, वीडीसाइड स्प्रे करो और वो मर जाएंगे, ठीक। जैसे कि 2,4-D, These are sprayed in the fields to kill the weed। इसको स्प्रे किया जाता है खेतों में ताकि जो वीड्स हैं वो मर सकें। They do not damage crop, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करती हैं बट वो वीडीसाइड्स पे इफेक्ट करती हैं। वीडीसाइड्स जो होते हैं आर डाइल्यूटेड विद वाटर, पानी में घोल के उसको स्प्रे किया जाता है फील्ड में विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रेयर। ओके, ऐसे ऐसे खेत हैं वहाँ पे वीडीसाइड्स होते हैं, ऐसे ये स्प्रेयर होता है इस तरीके का और ऐसे स्प्रे किया जाता है उसमें। फाइन। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वीडीसाइड्स हम कब स्प्रे करते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ जब हो रही होती है उस टाइम पे, फ्लावरिंग के पहले, और या फिर जब सीड फॉर्मेशन होने वाला होता है तब। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में इफेक्ट दी हेल्थ ऑफ फार्मर्स। डेफिनेटली वो फार्मर्स की हेल्थ पे भी इफेक्ट करते हैं, इसलिए उनको जब ये केमिकल्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि आप बहुत ही केयरफुली इन केमिकल्स को यूज़ करो। अपना जो मुंह है, नोज़ है, इन सबको प्रॉपरली आप किसी कपड़े से अच्छे से कवर करके रखो जब भी आप ये केमिकल स्प्रे करो, सो दैट वो आपकी जो फार्मर्स है हमारी उनकी हेल्थ पे बैड इफेक्ट ना करें। नाउ हार्वेस्टिंग। व्हाट इज हार्वेस्टिंग? It is a harvesting of a crop is a very important task. Okay, the cutting of a crop after it is mature called harvesting। जब क्रॉप मेच्योर हो जाती है, जब फसलें तैयार हो जाती हैं, उसके बाद जब हम उन्हें कट करते हैं उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट एंड कट क्लोज टू द ग्राउंड। क्रॉप्स को निकाला जाता है और ग्राउंड से एकदम क्लोजली उसे कट किया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 से 4 महीने लग जाते हैं फॉर अ सीरियल क्रॉप टू कट टू गेट मेच्योर। ओके, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। इसके भी दो तरीके होते हैं हार्वेस्टिंग के। पहला होता है मैनुअली। मैनुअली आप कैसे करते हो? बाय सिकल, इस तरीके की हंसिया से आप उसको ग्राउंड से जो एकदम पास है जड़ों से उसको कट किया जाता है, या फिर हार्वेस्टर की मदद से किया जाता है। हार्वेस्टर की मदद से करोगे तो ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है और इतना लेबर भी नहीं लगता है और बहुत आसानी से फटाफट हो जाता है। In the harvested crop, the grain seeds need to be separated। जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसमें से ग्रेन सीड्स को सेपरेट किया जाता है from the chaff। This process is called threshing। हार्वेस्टिंग हो गई, हार्वेस्टिंग के बाद हम थ्रेशिंग करेंगे। ओके, दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट अ कंबाइन हार्वेस्टर और थ्रेशर। ये मशीन होती है जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों रहते हैं, तो दो काम एक साथ हो जाते हैं। ओके, after harvesting sometimes stubs are left in the field which are burnt by farmers। स्टब्स क्या होते हैं? जैसे हार्वेस्टिंग हो गई, क्रॉप्स हो गया, सीड्स अलग हो गए, तो फिर भी डंठलें रह जाती हैं, वो फिर फार्मर्स क्या करते हैं? उसको जला देते हैं। पहले इज वरिड, शी नोज दैट इट कॉजेज पोल्यूशन, इट में ऑल्सो कैचेस फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। पहले कहती है क्या इससे पोल्यूशन होता है या फिर आग लगा, अगर आप उसे जलाओगे तो उससे तो फिर क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगी। ओके, farmers with small holdings of land do the separation of a grain and chaff by winnowing। वो फार्मर्स जिनके पास बहुत छोटे छोटे खेत हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं? ग्रेन का सेपरेशन और शॉफ वो विनोइंग मेथड के थ्रू करते हैं। ठीक है, विनोइंग मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है। ठीक है, या फिर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे उसमें भी आपको ये विनोइंग मेथड पता चल जाएगा। Harvest festival। After 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest। इतनी कड़ी मेहनत के बाद फार्मर की लाइफ में ये हार्वेस्टिंग का दिन आता है। ठीक है, जब फसलें काटी जाती हैं। The sight of golden fields of standing crop laden with grain fills the heart of farmer with joy and a sense of well-being। इतनी कड़ी मेहनत के बाद जब जो
हमारे किसान होते हैं वो अपनी खेत में लहलहाती हुई फसलें देखते हैं, खड़ी हैं लंबी सी, लहलहा रही हैं, उसमें धान उगे हुए हैं, तो जो उनका दिल होता है ना वो बहुत खुश हो जाता है, मतलब वो बहुत अच्छा फील करते हैं। ठीक है, जो भी उन्होंने एफर्ट्स लगाए थे अपने पिछले सीजन्स में, पास्ट सीजन्स में, उसको उनको बहुत अच्छा फल मिलता है। सो नाउ इट इज़ अ टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय लिटिल। तो जो ये हार्वेस्टिंग वाला टाइम होता है ना, ये उनके लिए बहुत ही खुशी मनाने वाला दिन जैसा होता है। ठीक है, और ये हार्वेस्टिंग जो फेस्टिवल होता है ये ऑलमोस्ट हमारे देश के अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, अपनी खुशी जाहिर करते हैं वो। Men and women celebrate it with great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are Pongal, बैसाखी, होली, दिवाली, नाभन्य एंड बिहू। अलग अलग जगहों पे अलग अलग को नाम दिए गए हैं इन फेस्टिवल, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाभन्य एंड बिहू। ओके, स्टोरेज। नाउ अब फसलें कट गई हैं, अब उनको स्टोर करने का समय आ गया है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दैट शुड बी सेव फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर कोई भी फसल को आपको बहुत लंबे समय तक उसको सेव करके रखना है, उसको रखना है अपने पास लंबे समय के लिए, तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? उन सबको बचा के रखना पड़ता है मॉइस्चर, नमी से, कीड़े मकोड़ों से, चूहों से और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय ना करें। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। जो ताज़ी क्रॉप्स होती है ना उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by the organism, losing their germination capacity. अगर ताज़ी हार्वेस्टेड जो सीड्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं ना, अगर आपने उनको स्टोर कर दिया बिना सुखाए, तो उसमें उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ख़राब हो जाएगा, या फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाएंगे और दे विल लूज द जर्मिनेशन कैपेसिटी। ठीक है, इसलिए बिफोर स्टोरिंग देम ग्रेन्स को अच्छे से प्रॉपरली सुखाया जाता है कड़ी धूप में, ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो पूरी तरीके से चला जाए, उसमें मॉइस्चर ना रहे। इससे क्या होगा, मॉइस्चर ना रहेगा तो इसमें क्या होगा, वो दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई। ठीक है, उस पर किसी भी तरीके के इंसेक्ट्स अटैक नहीं कर सकेंगे, बैक्टीरियाज नहीं लगेंगे। ओके, फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग। जो ग्रेन्स होते हैं ना उनको जूट बैग्स या मेटालिक बिन्स में सेव किया जाता है। जबकि जो लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स होते हैं ना वो कहाँ पे होते हैं, सिलोस और ग्रेनरीज में होते हैं, ताकि उनको बचाया जा सके पेस्ट से, जैसे कि रैट, इंसेक्ट्स, इन सब चीज़ों से। ठीक है, ये पिक्चर है ग्रेनरीज की जो बड़े बड़े लार्ज स्केल्स पे होते हैं, ये दीज आर द सिलोस और द ग्रेन्स। ठीक, ड्राई नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम्स। ठीक है, जो आप घर में अनाज स्टोर करते हो ना उसके लिए जो सूखी नीम की पत्तियां होती हैं उसको यूज़ किया जाता है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड ऑर्गेनिज्म। जो लार्ज स्केल पे जो ये ग्रेन्स को आप गोडाउन्स में इनको स्टोर किया जाता है, वहाँ पे केमिकली वो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बट जो घर में होता है ना, छोटे फार्मर्स जो करते हैं स्मॉल स्केल में, ड्राइड नीम लीव्स यूज की जाती हैं। आफ्टर many people living in a coastal area consume fish as a major part of the diet. ये एक्टिविटी 1.3 है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। ओके, आपको यहाँ पे लिखना है कि जैसे एक एग्जांपल दिया है मिल्क, किस किस से मिलता है। सेकेंड आप कुछ भी लिख दो, उसका सोर्स बताना है। आफ्टर कंप्लीटिंग द टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। Okay, we already know this thing. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of the diet. In the previous classes, you have learned about the food that we obtain from plants. हम already पढ़ चुके हैं कि हमें plant से क्या मिलता है, animal से क्या मिलता है। ठीक है, we have just seen that the process of crop production involves a number of steps. अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो crop production है उसमें काफ़ी स्टेप्स देखी हमने। ठीक है, जैसे कि सीड का सिलेक्शन,
उसका सोइंग प्रोसेस देखा है। ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं ना जो घर में यूज़ किए जाते हैं, दे हैव टू बी प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. जब आप इसे large scale में करते हो तो वो animal husbandry कहलाती है. Fish is very good for health. We get cod liver oil from fish, which is rich in vitamin D. Okay. Now, what we have learned till now, in order to provide food to a growing population, we need to adopt certain agricultural practices. हमारे जो देश की जनता है उसको एक अच्छे अमाउंट में फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ अच्छी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी होंगी. ओके, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कॉन्स्टिट्यूट अ क्रॉप. In India, crops can broadly classified into two, Rabi and Kharif crop. ठीक है, we already have started about this. It is necessary to prepare soil by tilling and leveling. Plugs and levelers are used for this purpose. Okay. Sowing of seeds at appropriate depth and distances gives good yield. जब हम सीड्स को एक प्रॉपर डेप्थ और एक डिस्टेंस पे उसको बीज को बोते हैं तो बहुत अच्छी फसलें उगती हैं. एक डिस्टेंस रहता है दो प्लांट्स के बीच में, उनको प्रॉपर अमाउंट में सब कुछ रिसीव होता है. ओके. गुड वेराइटी ऑफ seeds are sown after selection of healthy seeds. Sowing is done by seed drills. Soil needs replenishment and enrichment through the use of organic manure and fertilizers. Use of chemical fertilizer has increased tremendously with the introduction of a new crop varieties. Supply of water to crop at appropriate interval is called irrigation. Time पे हम crops को पानी देते हैं, उसे क्या कहते हैं? Irrigation. Weeding involves removal of unwanted and cultivated plants called weeds. वीडिंग के बारे में हमें पता है कि वीडिंग क्या होती है? अनवांटेड और अनकल्टिवेटेड प्लांट्स में से रिमूव किए जाते हैं. ठीक है, जो उसको वीड्स कहलाते हैं वो. हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन्स. हार्वेस्टर्स यूज होते हैं, यहाँ पे सिकल यूज होता है मैनुअली. सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द chaff is called threshing. These are one liners. Proper storage of grain is necessary to protect them from pests and microorganisms. Food is obtained from animals for which animals are rare. This is called एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? हमें बहुत से जो फूड होते हैं ना वो एनिमल से भी यूज मतलब रिसीव होते हैं. सो तो एनिमल्स की भी रेयरिंग की जाती है. इसे हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री. डन विथ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.